बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेहनत से। मैं लगातार चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दे रहा हूं यूट्यूब के थ्रू और आप उसको पढ़ रहे हैं। अब यहां से बैठकर ये जज कर पाना काफी मुश्किल है कि आपको किस हद तक समझ में आ रहा है और कितना अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन हाल फिलहाल इसके सिवा और कोई माध्यम नहीं है और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसलिए इसे अंतिम विकल्प मानते हुए अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को, अपनी ज्ञान वृद्धि के कार्यक्रम को निरंतर चलाते रहेंगे हम और विभिन्न माध्यमों से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। आइए आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 6 चल रहा था, अब 7 है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो 5वां है, यानी चैप्टर 7 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक एंड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 5। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो सांस्कृतिक परंपराएं क्या होती हैं? हमारे रीति रिवाज, पहनावा, भाषा, बोली, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी संस्कृति का पार्ट होती हैं, हमारी कल्चर का भाग होती हैं, पार्ट ऑफ कल्चर। हमें किससे कैसे मिलना है, शिष्टाचार क्या होगा, हमारा बोलने का, मिलने का तरीका, शादी, विवाह, जन्म, मरण, जो भी क्रियाएं हैं उनमें जितने संस्कारों का आगमन होता है, संस्कार होते हैं, वो सारे सब हमारी संस्कृति के पार्ट हैं, कल्चर के पार्ट हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो जो कार्यक्रम थे, जो क्रियाएं थी मानव के जीवन से जुड़ी हुई, उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके व्यवहार में, क्रियाकलापों में, मिलने में, शिष्टाचार में, विवाह के तौर तरीकों में, एक दूसरे के प्रति विश्वास, मानवता, इन सभी चीजों में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम इसी को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो बदलती हुई, तो अभी तक हमने इस्लाम का उदय भी देखा है, फिर 3 वर्ग देखे हैं। तो इन इस्लाम का उदय और 3 वर्ग, ये दोनों जो है वो अरब और यूरोप आस पास का क्षेत्र है। तो ये इनको प्रभावित करेंगे, वो इनको प्रभावित करेंगे, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक मिश्रित सभ्यता विकसित होती है और वह विभिन्न देशों तक फैलती है। वो तो बात की बात है, मॉडर्न के टाइम आ जाती है, लेकिन अभी हम अपने चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो हुआ क्या, इस चैप्टर का जो परिचय है, जो इंट्रो है, वो मैं बता दूं। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, ठीक, 14 to 17 सेंचुरी, इसके अंतर्गत क्या हुआ, यूरोप में नगरों की संख्या बढ़ी। ठीक है, ये वो दौर है जिस दौर में यूरोप महाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में नगरों का उदय होता है, नगरों की संख्या तेजी से बढ़ती। इससे पहले हमने क्या देखा, नगरों का उत्थान, नगरों का विकास पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा कि व्यापारिक व्यवस्था को चलाने के लिए नगरों का निर्माण हो रहा है। तो व्यापारिक व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती गई और ज्यादा विस्तृत होती गई। इसी के परिणाम स्वरूप 17वीं शताब्दी के अंत आने तक नगरों की संख्या काफी बढ़ गई यूरोप महाद्वीप में। एक विशेष प्रकार की, यहाँ पर जो नगर होते थे, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संस्कृति विकसित हो रही थी। जैसे जैसे नगर बन रहे थे, उनकी एक विशेष प्रकार की संस्कृति विकसित हो रही थी। देखते हैं, हमें शहरों को देखिए और गांवों को देखिए, दोनों के संस्कारों में, रहन सहन में, उनकी कल्चर में काफी डिफरेंसेस मिल जाते हैं। जो चीजें शहरों में बहुत ही दुरूह हैं, देखना लोग नहीं पसंद करते, नहीं मिलती, वो चीजें यहाँ पर आम हो जाती हैं। पहनावों को लेकर हो, चाहे जो भी चीजें हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि शहर बुरे होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि काफी डिफरेंसेस होते हैं। वो चीजें जहाँ गांव में जो चीजें संस्कार, संस्कृति,
सभ्यता, परंपरा, इनका हवाला देकर बैन बताए जाते हैं, नहीं करने की बात की जाती है, वो चीजें यहाँ पर आम होती हैं। ठीक है, तो ये अलग तरह की, जब नगर बसे, नगरों की संख्या बढ़ी, तो एक अलग तरह की संस्कृति विकसित हो रही थी उस समय। और नगर के लोग, यहाँ के जो लोग थे, नगर के लोग स्वयं को गांव के लोगों से अधिक सभ्य समझते थे। जो शहर के लोग थे उनका मानना था कि हम गांव वालों से अधिक सिविलाइज हैं, अधिक सभ्य हैं। नगर, इस समय जो नगर थे उनमें से फ्लोरेंस, इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, आपके पोयम भी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, कामा वेनिस, ये सभी नगर हैं वहां पर जो नए नगर हुए हैं 17वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुए हैं, बड़े स्वरूपों में आए हैं हमारे सामने। उनमें से फ्लोरेंस है, वेनिस है, रोम है, ठीक है, रोम। ये तीनों जो थे, ये कला व विज्ञान के केंद्र, ठीक, 17वीं शताब्दी का जब अंत होने लगता है उस दौर में ये कला व विज्ञान के केंद्रों के रूप में माने जाते थे ये शहर, यानी कि ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम जो भी चेंजेस पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, ज्यादातर एग्जाम्पल में इन शहरों को लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम यूज इसी का होगा। तो यहाँ इनको, ये तीनों हैं, इनको राजाओं तथा चर्चों, चर्चों मतलब चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता भी प्राप्त थी, थोड़ी बहुत स्वायत्तता भी प्राप्त थी। कहने का मतलब यह है कि राजा और चर्च के जो नियम होते थे वो यहाँ के लिए थोड़े से इजी बनाए जाते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश भी नहीं की जाती थी, क्योंकि ये आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, साम्राज्य या राज्य का आर्थिक विकास कर रहे थे, आर्थिक संसाधन इनके पास अधिक थे, जिसके कारण इनको थोड़ी बहुत रियायतें मिली हुई थी। और यही कारण था कि ये लंबे समय तक कला व ज्ञान के केंद्र बने रहे। विकसित केंद्र बनते हैं, ठीक, ये तीनों शहर इसके लिए कला व ज्ञान या विज्ञान के विकसित केंद्र बनते गए, यानी ये बढ़ते गए। यहाँ पर साथ ही साथ जो साम्राज्य था इन शहरों में, जो अभिजात वर्ग के लोग होते थे, अभिजात वर्ग के लोग, वे कलाकारों व लेखकों को आश्रय, ठीक, जो अभिजात वर्ग होता था इस शहर में रहने वाले व्यापारियों के साथ अभिजात वर्गीय लोग भी रहते थे, ये क्या करते थे, कलाकारों और लेखकों को आश्रय देते थे, यानी एक तरह का सांस्कृतिक विकास या कह लीजिए साहित्यिक विकास यहीं से शुरू हो रहा है, इन्हीं शहरों की उन्नति तरक्की। अब देख लीजिए यहाँ पर एक छुपा हुआ मैटर है, आर्थिक उन्नति हुई, आर्थिक उन्नति के परिणाम स्वरूप क्या होगा, साहित्यिक उन्नति हो रही है, ठीक है। जब व्यक्ति स्वतंत्र है, शांत है, तभी तो कोई बड़ा चिंतन कर पाएगा। अगर आप खुद ही परेशान है, रोटी पानी के लिए परेशान है, भूख को मर रहे हैं, तो ऐसे में कोई किताब तो आप लिख नहीं पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो जिसने स्ट्रगल की बुक लिखी है, उसने वो बुक तब लिखी है जब उसकी स्थिति बहुत बदल चुकी थी,
संघर्ष के दिनों में उसने किताब नहीं लिखी। मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि जो संघर्ष के टाइम में लिखे हों। आपको अधिकांश ऐसे मिलेंगे जो संघर्ष का समय तो बयां कर रहे हैं, लेकिन जिस समय लिख रहे हैं उस समय उनकी स्थिति काफी बदल, यानी कि विचारों को आने के लिए मस्तिष्क की शांति आवश्यक है। आपके दिमाग में विचार तभी आएंगे अच्छे या डेवलपमेंट के, जब आपके मस्तिष्क में शांति होगी। दिन भर पंचायत भरी पड़ी है, ये इसकी शिकायत उसकी चुगली, तो ऐसे में आप साहित्यिक हो ही नहीं सकते। विकास तो मस्तिष्क का मुश्किल ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शहरों में स्वायत्तता जो थी वो यहां तक थी कि इनको छोड़िए, इनकी स्वायत्तता को अधिकांश कार्य अपने आप संपन्न करते थे। अब इन शहरों के विकसित स्वरूप के परिणाम स्वरूप देखते हैं कि ज्ञान का प्रसार, गुटेनबर्ग को आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, उम्मीद है कुछ चीजें याद भी होंगी आपको। तो होता क्या है कि मुद्रण संस्कृति का विकास होता है, छापे खाने का आविष्कार हो जाता है, और उस छापे खाने के आविष्कार के कारण या उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि छपी हुई पुस्तकें आती हैं, छपी पुस्तक, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ पाते हैं, और वह ज्ञान जो किताबों में बंद पड़ा था, मूल ज्ञान, वो अब लोगों के बीच में प्रसारित होता है। यानी कि इसी दौर में, जिस दौर में इसका विकास हो रहा है, शहरों का उदय हो रहा है, शहरों की संख्या बढ़ रही है, इसी दौर में मुद्रण संस्कृति आरंभ होती है, मुद्रण की व्यवस्था शुरू हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप वो पुस्तकें जो लोगों की पहुंच से दूर थी वो सभी के बीच में उपलब्ध हो पाई, सुलभता, सुगमता और सस्ते दामों पर उपलब्ध हो पाई, जिसके परिणाम स्वरूप काफी लोगों ने उसको समझा, जाना और आत्मसात किया। ठीक, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। अब हम आते हैं दोबारा अपने इस चैप्टर के ओवरऑल कॉन्सेप्ट पर। हमको पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अभी तो एक परिचय था छोटा सा, इसमें हमने ये देखा है कि शहरों का उदय होता है, मुद्रण संस्कृति के कारण ज्ञान प्रसार होता है, कला विज्ञान के केंद्र के रूप में शहर विकसित होते हैं, और उनको आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्वायत्तता थोड़ी बहुत प्राप्त थी चर्च और राजाओं से। ठीक, अब ओवरऑल चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो हम समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले परिचय किसी भी चैप्टर का होता है, जो कि आपका हो चुका है, मैंने बता दिया। अब पहला टॉपिक आपका आएगा इटली के नगरों का पुनरुत्थान। ये जो भी 3 नगरों के बारे में आपने देखा वो सब इटली से ही है। इटली के नगरों का पुनरुत्थान, ठीक, ये आपका टॉपिक है। इसके बाद विश्वविद्यालय व मानवतावाद, विश्वविद्यालय व मानवतावाद, ठीक। इसके अंदर हम देखेंगे पादुआ में विश्वविद्यालय बना, इटली के शहरों में सबसे पहले विश्वविद्यालय बना था, इसको ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय व मानवतावाद। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा विज्ञान और दर्शन, और दर्शन में अरबियों का योगदान, ठीक। अरबवासी जो थे, इस्लाम का उदय हो चुका है, वो काफी क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को प्रसारित कर चुके हैं, इनका क्या योगदान है, इनका क्या पार्ट है इसमें, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में। इसके बाद कलाकार और यथार्थवाद, कलाकार और यथार्थवाद, ठीक। आर्टिज्म एंड रियलिज्म, इसको देखेंगे। कलाकार हमेशा कल्पना में जीता है कि काश यहाँ पर पक्षी उड़ने लग जाएं, यहाँ पर बादल आ जाएं, ये कलाकार होता है। उसी इमेजिनेशन के आधार पर वो अपनी कलाओं को मूर्त रूप दे पाता है, क्योंकि इमेजिनेशन ही उसका
पहला हथियार होता है अपनी कला को विकसित करने के लिए और उसको प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा यथार्थवाद है। कला में हमने बता दिया, कलाकार ने बता दिया इमेजिन करके, ईश्वर बहुत विशाल है, ईश्वर सब पर दया करता है, ये हो गया इमेजिन। ठीक, कलाकार एक इमेजिन कर सकता है। लेकिन यथार्थवाद में क्या होगा, साइंस अपनी बात रखेगा, कैसे है, क्या है, एनर्जी है, कैसे क्या चलता है, ये सारी चीजें तो ये यथार्थवाद में आएंगी। चीजों को आप समझेंगे अच्छे से, बढ़िया रहेगा, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। फिर उसके बाद आता है कलाकार और यथार्थवाद वास्तुकला। वास्तुकला भाई बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ये सब सांस्कृतिक परंपराओं का पार्ट है। चाहे नगरों का उत्थान हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मानवतावाद और ह्यूमनिज्म हो, चाहे विज्ञान और दर्शन की बात हो रही है जिसमें अरबवासियों का योगदान देखना है हमको, चाहे कलाकार और यथार्थवाद की बात हो, चाहे वास्तुकला, ये सब हमारी ये किसी न किसी तरह से संस्कृति का ही भाग होता है। वास्तुकला के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा प्रथम मुद्रित पुस्तक। प्रथम मुद्रित पुस्तक के बाद मनुष्य की एक नई संकल्पना, एक नई संकल्पना। ठीक, उसके बाद ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। ठीक, ये होगा। फिर महिलाओं की आकांक्षाएं, ठीक। इसके बाद आता है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद के बाद महिलाओं की आकांक्षाएं। ये पहले महिलाओं की आकांक्षाएं, फिर ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। ठीक, फिर इसके बाद अगला टॉपिक आपका आएगा कोपरनिकसीय क्रांति। कोपरनिकस में जिन्होंने पृथ्वी के संबंधित सिद्धांत दिए हैं। फिर कोपरनिकसीय क्रांति, ठीक, रिवोल्ट, कोपरनिकसीय जो है क्रांति, इसमें हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक कल्पना से बाहर निकलकर यथार्थ में आकर पृथ्वी के बारे में अपने सिद्धांत दिए जो दिए। फिर उसके बाद ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक, ब्रह्मांड का अध्ययन। इसमें हम ये समझेंगे कि ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर प्रदत्त है या किसी नेचुरल इवेंट या नेचुरल प्राकृतिक घटना थी या बिग बैंग थ्योरी है, जो भी चीजें हैं वो कैसे डेवलप हुआ और किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है या किसी को नहीं दिया जा रहा है, ये चीजें हम लोग इसमें देखेंगे कि ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बातें इसमें हम सीखेंगे। फिर एक अंतिम इसका टॉपिक आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या 14वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। ठीक, जैसे हम रेनेसा, रीअवेकनिंग या पुनर्जागरण की बात करते हैं कि फिर से जगने का काम हुआ, लोग सो रहे थे, लोग गए उठा के जगा दिया। ठीक, ये मत समझिएगा। रीअवेकनिंग का मतलब है कि अपनी सभ्यताओं को, अपनी तरक्की को भूल चुके लोगों को पुनः याद दिलाया। जिस तरह से हनुमान को याद दिलाया गया था कि अरे आप तो बहुत बलशाली हैं, यू कैन डू एवरीथिंग, लेकिन आप भूल गए हैं अपनी पावर को, आपके एनर्जी क्या है आप उसको भूल गए हैं। तो यही था कि 14वीं शताब्दी में कैसे प्रयास हुए लोगों को जगाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप क्या हैं, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य क्या है, ये क्या वास्तव में वहां हुआ था अथवा नहीं हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी महत्वपूर्ण बिंदु से आप आगे की चीजों को, आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। यहीं से आप वर्ल्ड हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट लेकर चल जाएंगे आगे। यहीं से आप उस चीज को समझेंगे जो विश्व में घटी घटनाएं हैं। चाहे रेनेसा के बाद में 1453 में अरब वासियों का कुस्तुंतनिया पर कब्जा हुआ हो, चाहे वो इंग्लैंड और फ्रांस, स्पेन से विदेशों में औद्योगिक क्रांति रही हो, चाहे वो 1492 का कोलंबस का अभियान रहा हो, चाहे वास्को डिगामा का अभियान भारत की तरफ रहा हो, या उससे पहले
या फिर टॉमस स्मिथ या चीन से आए हुए जो भी यात्री हुए हैं उन सब के बारे में, सबका एक वैश्विक दृष्टिकोण भारत के प्रति और भारत का एक वैश्विक दृष्टिकोण सबके प्रति ये देखना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री को समझे बिना इंडियन हिस्ट्री को, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को तो कतई नहीं समझा जा सकता। अगर आधुनिक भारत के इतिहास को समझना है तो आपको विश्व की घटी घटनाओं को समझना पड़ेगा। जब आप विश्व में हुई घटनाओं को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपके यहाँ लोग क्यों आए और आपका शोषण कैसे हुआ, मतलब भारत का शोषण कैसे हुआ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ की जो बात है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारे लिए एक रास्ता बनेगा विश्व इतिहास के साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास को समझने का। ठीक है, तो आप लोग इसको समझेंगे बारी बारी से, कोशिश करेंगे कि दो दो टॉपिक एक एक लेक्चर में अटेंड किया जाए। तो इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 हो जाएंगे, और ये आज वाला मिलाकर 7, यानी ओवरऑल हम आपके चलते हैं 8 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है समझ के पढ़ेंगे, थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक इस पे इटली में नगरों का उत्थान और विश्वविद्यालय व मानवता इस पर। ठीक है।